आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस आने वाले खतरे का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो लिटरली पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। 2026 का सुपर एल नीनो। इस चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा डर क्यों बना हुआ है और इतिहास में इसका असर कितना खौफनाक रहा है। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए। 2 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। साल 1877 के उस भयानक ग्लोबल फेमाइन यानी विश्वव्यापी अकाल में सिर्फ भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस तबाही का कारण कोई युद्ध या अचानक आई बीमारी नहीं थी, बल्कि वही नेचुरल फेनोमेनन था जिसे आज हम सुपर एल नीनो के नाम से जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए हमारा प्लान क्या है, चलिए देखते हैं। पहले हम सुपर एल नीनो के इतिहास को समझेंगे, फिर इसके पीछे की साइंस को जानेंगे। उसके बाद 2026 के खतरे, इसके असर की 4 परतों, कुछ छुपे हुए खतरों और आखिर में इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इस सेक्शन पर, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेनन। आखिर ये बला है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एल नीनो का मतलब है पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से में पानी का अचानक और बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। सोचिए, जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी एक ही वक्त पर गर्म होने लगे तो क्या होगा। ये पूरी दुनिया के हवा और बारिश के पैटर्न्स को बिल्कुल उलट पुलट कर देता है। वैसे 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे एल नीनो नाम दिया था, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। सुनने में कितना मासूम लगता है ना, लेकिन इसका असर लिटरली तबाह करने वाला होता है। अब इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ओशन के ऊपर चलने वाली हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को वेस्ट की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां अच्छी खासी बारिश होती है, राइट। लेकिन एल नीनो आते ही ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी आगे बढ़ने के बजाय वापस ईस्ट की तरफ ठहरने लगता है और इसका सीधा सा रिजल्ट ये होता है कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश गायब होने लगती है और भयानक सूखा पड़ने लगता है। अब आते हैं हमारे अगले और सबसे जरूरी सेक्शन पर, द 2026 थ्रेट। 2026 का यह खतरा आखिर इतना डरा क्यों रहा है? देखिए, इसका मैथ्स बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डरावना है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी एल नीनो आता था, ग्लोबल टेम्परेचर्स करीब 1.5 डिग्रीज तक बढ़ जाते थे। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेस टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री ऊपर जा चुका है। तो अब जब इस 1.4 डिग्री के बेस में एल नीनो का 1.5 डिग्री जुड़ेगा तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 2.9 डिग्री हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री की तपिश से जल रहा हो और कोई वहां आकर एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल हीटर चालू कर दे। खतरनाक है ना? यही वजह है कि हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट। इस गर्मी के असर की 4 परतें। अब इसमें सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि ये चारों असर एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। पहला, हमारा मॉनसून पूरी तरह बिगड़ जाता है। दूसरा, खेती और किसानी पर भयंकर दबाव आता है। तीसरा, एक्सट्रीम हीट वेव्स आती हैं। और चौथा, खाने पीने की चीज़ों में आग लग जाती है, यानी फूड इन्फ्लेशन। आइए एक एक करके इनकी डेप्थ में चलते हैं। आज भी भारत का करीब 51% एग्रीकल्चरल एरिया पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मॉनसून की बारिश पर निर्भर करता है। और फोरकास्ट क्या कह रहे हैं? आने वाले सुपर एल नीनो के टाइम पर नॉर्मल बारिश का शायद सिर्फ 92% ही हमें मिल पाएगा। सोचकर देखिए, जब फसलों को जरूरत के वक्त पानी ही नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन पर कितना भारी असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत है। और ठीक यहीं से शुरू होती है हमारी चौथी लेयर का असर। एक सुपर एल नीनो वाले साल में ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के सामानों की महंगाई 9% तक शूट अप हो सकती है। सिंपल सी बात है, फसल कम होगी तो सप्लाई घटेगी और जो खाना मार्केट में आएगा वो काफी महंगा होगा। खराब मॉनसून इस महंगाई को और पुश करेगा, जिसका सबसे बड़ा झटका सीधे आम आदमी के बजट पर लगने वाला है। चलिए अब इस पूरे फिनोमेनन के उस हिस्से को देखते हैं जिस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, हिडन डेंजर्स एंड ऑफिशियल डेटा। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हीट वेव का असर सिर्फ दोपहर की चिलचिलाती धूप में होता है, लेकिन एक बार दिल्ली के 2024 के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दिन के टाइम टेम्परेचर करीब 1.8 डिग्री बढ़ा। वेल ओके, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। इसको साइंस में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं।
होता क्या है कि हमारे शहरों की कंक्रीट की बिल्डिंग्स दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात को धीरे धीरे उसे रिलीज करती हैं। इसकी वजह से रात में भी आराम नहीं मिलता, इंसानी जिस्म खुद को कूल डाउन नहीं कर पाता और एग्जैक्टली यही चीज़ हीट स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बड़ा और डेडली बना देती है। अब जरा गर्मी से होने वाली मौतों के डेटा को देखते हैं। यहाँ अलग अलग एजेंसीज की रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, वहीं आईएमडी का एस्टीमेट 10,000 के आसपास है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि यह आंकड़ा हर साल करीब 1.5 लाख तक हो सकता है। अब ये फर्क क्यों है? इसका एक बड़ा टेक्निकल रीजन ये है कि डेथ सर्टिफिकेट्स पर आमतौर पर ऑर्गन फेलियर या कार्डियक अरेस्ट तो लिख दिया जाता है, लेकिन उसको ट्रिगर करने वाली उस एक्सट्रीम हीट का जिक्र ही नहीं होता। हम यहाँ किसी सिस्टम पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा में कितनी ज्यादा क्लैरिटी की कमी है। और यहाँ डेटा रिपोर्टिंग से जुड़ी एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। इंडिया में हीट वेव्स को ऑफिशियली नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि ऑफिशियल डिजास्टर ना होने की वजह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो आमतौर पर लाखों में होता है, वो हीट वेव से होने वाली मौतों के केस में इशू ही नहीं किया जा सकता। ये एक सीधा सा फैक्ट है जो हमें दिखाता है कि बनाई गई पॉलिसीज और जमीनी हकीकत के बीच अभी भी कितना बड़ा गैप है। तो अब क्या किया जाए? आइए आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड सॉल्यूशंस। हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाने की बात तो सभी करते हैं, है ना? पर आईआईटी बॉम्बे के इन आंकड़ों की तुलना देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ शहरों में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नए छोटे पौधे लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बड़े और पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं। ये फिगर्स बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ नए पौधे लगा देना इनफ नहीं है। जो पहले से मैच्योर और बड़े पेड़ हैं वो हमारे आसपास के टेम्परेचर को प्रैक्टिकली ठंडा रखते हैं। इसलिए जो पहले से खड़ा है उसे बचाना नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा बड़ा और इमीडिएट सोल्यूशन है। तो हम और आप पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं? आइए कुछ प्रैक्टिकल आदतों पर बात करते हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। दूसरा, एक छोटा सा पर लाइफ सेविंग स्टेप, घर से निकलते वक्त ORS के पैकेट्स हमेशा अपने पास जरूर रखें। ये सस्ती सी चीज हीट स्ट्रोक के खिलाफ एक शानदार शील्ड का काम करती है। तीसरा, उन लोगों का थोड़ा ख्याल रखें जो दिन भर धूप में काम करते हैं, जैसे डिलीवरी एजेंट्स या मजदूर। उन्हें ठंडा पानी ऑफर करना एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। और चौथा स्टेप, जहां तक हो सके सोलर पैनल्स का इस्तेमाल शुरू करें ताकि कोयले पर हमारी डिपेंडेंस कम हो और थोड़ा एनवायरनमेंट को भी राहत मिले। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल पे छोड़ते हैं। जरा सोचिए, 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए एक नॉर्मल गर्मी का मौसम कैसा होगा? हमने अपनी जिंदगी में 30 से 35 डिग्रीज को एक नॉर्मल समर माना है, लेकिन लगातार बढ़ते इस बेस टेम्परेचर को देखते हुए लगता है कि उनके लिए नॉर्मल की शुरुआत ही शायद 45 डिग्री से होगी। एक बिल्कुल नया और हमेशा के लिए गर्म मौसम उनकी आम सच्चाई बन जाएगा। इस बात पर अकेले में बैठकर जरूर सोचिए कि कैसे हम सब मिलकर इस आने वाले कल को थोड़ा सुरक्षित बना सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।